भारत में कोई भी शख्स जितना कमा रहा है, क्या विदेशों में उसी काम को करके पैसा उससे ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है। ट्रक ड्राइवर इंडिया के अंदर 20 से 30 हजार रुपया कमाता है। वही ट्रक ड्राइवर जब कनाडा में जाता है, यूएस में जाता है, तो $10,000 महीने का कमाता है। क्या क्या पैमाना है और वो क्या क्या वजहें हैं जिसके चलते अब लोग इंडिया छोड़कर अब्रॉड सेटल होना चाह रहे हैं? एजुकेशन, करप्शन, पॉपुलेशन, एयर क्वालिटी, इनकम जनरेशन, मेनली इन 5 रीजन की वजह से कोई भी आदमी इमिग्रेट होता है। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे वापस नहीं आते, वहां पर वेटर बन जाते हैं। क्यों? क्वालिटी ऑफ लाइफ। भारत से ज्यादा कनाडा में पैसा है, भारत से ज्यादा अमेरिका में है, भारत से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पैसा है। क्या मेरे हर व्यूवर के लिए आपकी सलाह यही रहेगी? नौकरी करके पैसा कमाना है तो इंडिया से ज्यादा पैसा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपने अगर सिर्फ कारपेंटर की स्किल सीख ली तो इंडिया का जो यहाँ पर एक ठीक ठाक मैनेजर होता है ना, उनको नौकरी भी रख सकता है। बिजनेस से पैसा कमाना है तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। न सिर्फ मेरी स्किल, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बल पर मैं अब्रॉड जा सकता हूँ? तो ये एक प्रोफाइल काफी अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है। दुबई, यूएसए और कनाडा, इन तीनों में किस जगह ज्यादा पैसा है? पैसा कहां पर ज्यादा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके अंदर क्वालिटी कितनी है। वहाँ जो नौकरी मिलती है वो सरकारी होती है या प्राइवेट होती है? तो एक आम आदमी अगर विदेश में जाके बसना चाहता है तो कितने पैसे की जरूरत होगी? 3 ऐसे देश बताइए जहां आज के समय में जाना सबसे बेहतर है, और 3 ऐसे देश बताइए जहां पर जाना इस समय बिल्कुल फालतू है। सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं वीजा इंटरव्यू के लिए? इन सवालों का अगर जवाब आपने अपनी एप्लीकेशन में डाल दिया है तो समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, अगर ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो। मैं अगर स्टडी वीजा लेके अब्रॉड जा रहा हूँ तो वहां जाने के बाद क्या अपने कॉलेज टाइम के अलावा जो स्पेयर टाइम मेरे पास है उसमें क्या मैं काम कर पाऊंगा वहां जाके? क्या बिना इंग्लिश टेस्ट दिए भी पॉसिबल है कनाडा जाना, यूएसए जाना? अगर मैं डिलीवरी बॉय वाली जॉब की बात आपसे करूँ तो इंडिया में अभी कितना डिलीवरी बॉय कमा रहा है, और वो अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, वो अगर कनाडा पहुंच जाए तो वो कितना कमाने लगेगा? 18 से 19 हजार रुपये इंडिया के अंदर। कनाडा के अंदर मिनिमम वेज है आपका 2 लाख रुपए के आसपास है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पूरा पॉडकास्ट इमिग्रेशन रिलेटेड है और इमिग्रेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज के पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है। क्योंकि हमारे शो का नाम ही है पैसा बोलता है, इसलिए आज के इस पॉडकास्ट में स्पेशली इमिग्रेशन से जुड़ी हुई वो जानकारी आप तक पहुंचने वाली है जो पैसे रुपए से रिलेटेड होंगी। वही काम करके भारत में आप कितना कमा सकते हैं, वही काम करके विदेशों में आपको कितना रुपया मिल सकता है। ये सारी बातें समझाने के लिए आज पॉडकास्ट में मेरे साथ है राजीव अरोड़ा, जो कि सीईओ है नेशन वाइड वीजास के। डिटेल में हमने उनसे समझा है कि वीजा अटक क्यों जाता है, कैसे एजेंट के ऊपर भरोसा किया जाए, विदेश जाने के तरीके कितने और वो कौन से देश हैं जहां सबसे ज्यादा फायदा होता है। काम का लगे आपको पॉडकास्ट तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिलवाती हूं मैं आपको राजीव अरोड़ा जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अब सर, क्योंकि मेरे तो शो का नाम ही पैसा बोलता है, हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो हम तो रुपए पैसे की बात करने वाले हैं। करिए बिल्कुल। हाँ, तो मुझे आप ये बताएं कि भारत में कोई भी शख्स जितना कमा रहा है, क्या विदेशों में उसी काम को करके पैसा उससे ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वैसे हम डील करते हैं आईटी प्रोफेशनल्स के साथ, हम डील करते हैं वेल रेड पीपल के साथ में, लेकिन मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए ट्रक ड्राइवर की। ट्रक ड्राइवर इंडिया के अंदर 20 से 30 हजार रुपया कमाता है। वही ट्रक ड्राइवर जब कनाडा में जाता है, यूएस में जाता है, तो $10,000 महीने का कमाता है। $10,000 होते हैं 6 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए के आसपास। ये हर महीने कमाता है। कितने गुना हो गया? ये हो गया 20 से 30 गुना। और मैं बात करता हूँ एचआर प्रोफेशनल की, मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर कितना पैसा कमाता है? 40, 45, 50 हजार। बेचारों की शादी भी नहीं हो रही होती यहाँ पे। वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाता है ना, तो उनका पैकेज लगता है 1 लाख से लेकर 2 लाख कैनेडियन डॉलर्स का, यूएस डॉलर्स का।
और उनके लिए फिर आते हैं रिश्ते। ठीक बात है। तो हम वैसे तो पैसों की बात करने वाले हैं, लेकिन रिश्ते भी आपके लिए अच्छे इसके बाद आ सकते हैं। बहुत शानदार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, सिर्फ पैसा तो वजह नहीं होती होगी हाँ जी। जिसके चलते हम हर साल ये सुनते हैं कि लाखों की तादाद में लोग विदेश जाना चाहते हैं, भारतीय विदेश जाना चाहते हैं। मैं आपसे अगर लिस्ट समझना चाहूँ कि वो क्या क्या पैमाना है और वो क्या क्या वजहें हैं जिसके चलते अब लोग इंडिया छोड़कर अब्रॉड सेटल होना चाह रहे हैं। शालिनी जी, लगभग 5 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान विदेश जाना चाहता है। पहला रीज़न होता है उसका एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, हायर स्टडीज़ के लिए। दूसरा होता है करप्शन, नहीं करप्शन की वजह जाना चाहता है, परेशान है, करप्शन है। तीसरा हो गया पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन से नहीं, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। चौथा हो गया एयर क्वालिटी के लिए जाना चाहता है, बैलेंस लाइफ के लिए जाना चाहता है, बच्चों के फ्यूचर के लिए जाना चाहता है। पांचवा हो गया इनकम जनरेशन, तो यहाँ पर कम इनकम है, बाहर जाकर के इनकम कमानी है। मेनली इन 5 रीज़न की वजह से कोई भी आदमी इमिग्रेट होता है। आपकी ऑडियंस का क्या रीज़न है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको। तो कमेंट करके बताइए कि अगर आपको विदेश जाने का मौका मिले या आपकी दिली इच्छा है तो क्या वजह है जिसके चलते आप विदेश जाना चाहते हैं। मैं तो ऑनेस्टली सर आपको बताऊं, क्योंकि हम हमेशा रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये पढ़ा कि दिल्ली में जो रह रहा है उसका जीवन 10 साल कम हो जाता है। मतलब अगर आपका 80 साल लाइफ है तो यहाँ एयर पोल्यूशन जितना है दिल्ली के अंदर, आप 70 साल ही जिंदा रह पाते हो, 10 साल आपके जीवन के खत्म। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया का चलता है 400 से लेकर के 500 के आसपास, जैसे अब हम नॉर्मली समझ और चुके हैं। कनाडा के अंदर चलता है 0 से लेकर के 3 के बीच में। हमने कभी देखा ही नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख सकते नहीं, मतलब हैं। इंडिया वाले तो जानते ही नहीं है, जानते ये तो नहीं है। हाँ, पहाड़ों पे भी नहीं मिलता है सर। जब आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ रहते हैं, आपको एयर अपने स्टमक के अंदर फील होती है जब आप एयर लेते हैं, तो वो क्वालिटी होती है वहाँ की। लोग कनाडा ऑस्ट्रेलिया जब चले जाते हैं, आपने देखा होगा, वापस नहीं आ पाते, आते नहीं है वापस। हाँ। चाहे उनको वहाँ पर कुछ भी करना पड़े, चाहे उनको स्वीपर बनना पड़े, चाहे उनको वेटर बनना पड़े, लेकिन वापस नहीं आते। क्यों? अच्छे अच्छे घरों के बच्चे वापस नहीं आते, वहाँ पर वेटर बन जाते हैं। क्यों? क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि वेटर की भी रिस्पेक्ट है वहाँ पर, क्योंकि स्वीपर की भी रिस्पेक्ट है वहाँ पर। सबको सेम नज़रों से देखा जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया के अंदर है कि वेटर आपको सलूट करेगा, सलाम करेगा। वहाँ पर उसकी भी उतनी इज्जत है जितनी एक मैनेजर की इज्जत है। एवरीबडी कॉल्स ईच अदर विद देयर नेम, एक दूसरे को उसी रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं। तो एक इंडियन जब कनाडा में शिफ्ट होता है, वापस इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है। सैटरडे संडे सब लोग छुट्टी करते हैं वहाँ पर, हर कोई लेक शोर के ऊपर बैठ करके खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, और हमारे यहाँ पर 24/7 काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, अब बाहर निकल जाओगे अपने घर से बाहर, आपको क्या देखने को मिलेगा? सीनिक ब्यूटी देखने को क्या मिलेगी आपको? आपको रोड्स कैसे देखने को मिलेंगे? ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन कैसे देखने को मिलेगा? एयर क्वालिटी, कितना धुआं देखने को मिलेगा? राइट। ये 3 व्हीलर्स जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, रिक्शा चल रहे हैं, ऐसा आपको एनक्रोचमेंट देखने को मिलेगी। एक बार आपको आदत पड़ जाती है ना जब उस सीनिक ब्यूटी दिखने की, आप जब शाम को थक करके घर पे आते हैं ना, जब कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, 10 मिनट की जब वॉक पे जाते हैं ना 5 बजे के बाद, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छी बीचेस देखने को मिलती हैं आपको। फूड के अंदर अडल्ट्रेशन नहीं मिलती। कनाडा में हम जाते हैं ना जब, तो खुद अपने हाथों से ना एप्पल्स पिक करके आते हैं। गार्डन में जाते हैं हम, हमारे घर पे एक अडल्ट्रेशन वाला एप्पल नहीं आता, इंजेक्टेड एप्पल नहीं आता है हमारे घर में। हम खुद एप्पल लेने जाते हैं फार्म के अंदर। फार्म के अंदर हमको एक पॉलिथीन दे दिया जाता है, एक बैग दे दिया जाता है, और हम उनको दे देते हैं कि $10, $8 के अंदर $10 दिए, उसमें जितने मर्जी एप्पल उठा लो। आप अपने हाथ से आप प्लग करते हो एप्पल्स, अपने घर में लेकर के आते हो सारी की सारी वेजिटेबल्स। आपको कैरेट चाहिए, आपको अनियन चाहिए, टमाटर, प्याज, जो भी लेकर के आना है, आप फार्म मार्केट में जाओ, लेकर के अपने हाथों से प्लग करके लेकर के आओ। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कनाडा। तो अगर किसी को भी माइग्रेट होना है इन कंट्रीज के अंदर, तो एयर क्वालिटी मिलती है। अडल्ट्रेशन का बच्चों के लिए, आदमी बच्चों के लिए तो जाता है। बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं इंडिया के अंदर? इंजेक्टेड वाटरमेलन, इंजेक्टेड एप्पल, इंजेक्टेड आपका मैंगो। आप देखेंगे, आप मिल्क देखेंगे, हमारे इंडिया के अंदर इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है जितनी कंजम्पशन है हमारे मिल्क की, और इतनी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती।
Right. लेकिन फिर भी हमारे घरों में भर भर के दूध आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? घी आ रहा है, पनीर आ रहा है। घी आ रहा है, पनीर आ रहा है। ये घी और पनीर नहीं है, वेरी ट्रू। ये सर्फ है, इसके अंदर डिटर्जेंट है, इसके अंदर पाम ऑयल है। ये दूध नहीं है और ये घी नहीं है जो हम खा पी रहे हैं। लेकिन अगर आप यही कनाडा में रहते हैं ना, ओरिजिनल दूध मिलता है फार्म से, ओरिजिनल आपको मिलता है घी फार्म से, ओरिजिनल आपको वेजिटेबल्स फ्रूट मिलती है, नो अडल्ट्रेशन। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आदत पड़ जाए ये सब कुछ खाने की, पाम ऑयल खाने की, डिटर्जेंट खाने की, खाते रहो इंडिया के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आदत पड़ गई है ना, क्योंकि हमारे लिवर को भी आदत है, किडनी को भी आदत है, हमारे पूरे सिस्टम को आदत पड़ चुकी है इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है उसको डाइजेस्ट करने की। लेकिन अगर आप बात करेंगे कनाडा के अंदर, तभी तो लोग इंडिया में आते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं कुछ खाते ही। आपने नोटिस किया होगा, फॉरेनर आए इंडिया में अरे बीमार पड़ गए, क्योंकि सब कुछ कचरा है। इस कचरे को संभालने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई कंट्री की कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूध खराब आ रहा है, अगर अडल्ट्रेशन आ रही है तो आती रहे जी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हर कोई पैसा बना रहा है इसमें, पैसा बनाने से मतलब है, किडनी जाने से किसी को कोई मतलब नहीं है। अब मैं भी पैसा बनाने के ऊपर ही आगे आ रही हूँ। लाइफस्टाइल ज्यादा बेहतर है, स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर है अब्रॉड के, ये हम सबको समझ आ गया। शालिनी जी, आपने बात बोली कि 10 साल उम्र कम हो जाती है इंडिया में। एवरेज लाइफ इंडिया के अंदर कितनी है? अब तो बढ़ गई है पहले से। कितनी है? 80 आई गेस। नहीं जी नहीं, गलत, आपके पास गलत फिगर्स है। कितने? 60-65 से ऊपर नहीं है इंडिया के अंदर एवरेज लाइफ। हाँ जी, कनाडा के अंदर आप देखो एवरेज लाइफ कितनी है। एवरेज लाइफ इन इंडिया और एवरेज लाइफ इन कनाडा आप चेक कर लो, आपको कम से कम 15 साल का डिफरेंस मिलेगा आपको। कनाडा के अंदर आपको साफ साफ एक बताता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर 80 साल का आदमी क्या कर रहा होता है? बिस्तर पे रहता है। 80 साल का आदमी कनाडा के अंदर रनिंग कर रहा होता है, ट्रैक के ऊपर वॉक कर रहा होता है शाम को गार्डन के अंदर अलोन, और आपसे तेज दौड़ेगा। राइट। हमारे से इंडियंस हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, वो भी 80 के अंदर बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं। हमारे 80 साल की औरतें इंडिया में क्या कर रही होती हैं? 75 साल की औरतें क्या कर रही होती हैं? आपको बेड पे ही मिलेंगी। गोलियां सभी की चल रही हैं, दवाइयां उनको लेनी ही लेनी है, लाइफ तो सबकी ऐसी है। बस इतना सा फर्क है कि वहां पर 75 से 80 साल का आदमी सुपर एक्टिव मिलेगा, यहाँ पर 75 से 80 साल में पहले तो आदमी नहीं मिलेगा, वो होगा ही नहीं इस धरती पर। अगर होगा तो बेचारा बहुत ही बुरी हालत के अंदर होगा। अब मैं वापस पैसा कमाने के ऊपर अगर आऊं, क्योंकि सर देखो हम तो ना गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना है उसकी बात करते हैं। आज हम पहली बार भारत से अलग भी जीवन हो सकते हैं और वहां पर आप बेहतर कमा सकते हैं, इसकी बात आज हम कर रहे हैं, क्योंकि चैनल का नाम ही पैसा बोलता है। तो अब अगर मैं चाहूं कि मेरा पैसा बोले, ज्यादा से ज्यादा मुझसे बोले, तो एकमात्र अगर मेरा लक्ष्य ज्यादा पैसे कमाना है, तो क्या मेरे किसी भी व्यूअर के लिए सलाह यही आपकी रहने वाली है कि भारत से ज्यादा कनाडा में पैसा है, भारत से ज्यादा अमेरिका में है, भारत से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पैसा है, भारत से ज्यादा दुबई में पैसा है? क्या मेरे हर व्यूअर के लिए आपकी सलाह यही रहेगी? नहीं, नौकरी करके पैसा कमाना है तो इंडिया से ज्यादा पैसा है कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नौकरी से कमाना है, बिजनेस से पैसा कमाना है तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। आप कैसा बिजनेस करना चाहते हो, कितनी आपको नॉलेज है, आपके कनेक्शंस क्या है, आपका सेलर कौन है, परचेजर कौन है, आपका क्लाइंट कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन है, आपका बिजनेस प्लान क्या है। आपका बिजनेस प्लान और आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टाइज आपको पैसा कमा करके देगी अगर आप बिजनेस के अंदर है तो। मैं ये नहीं कहता कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाकर के आप बिजनेस बढ़ जाएगा आपका, बिजनेस आप इंडिया में भी कर सकते हो आप, लेकिन कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। आपकी पैसा अगर सैलरी वाले के लिए ऑटोमेटिकली 10 गुना हो जाता है आपका। बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेसमैन बहुत पैसा कमा रहे हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मेरे क्लाइंट है, उनको लिक्कर स्टोर लेकर के दिया मैंने, वो महीने का जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था लिक्कर स्टोर के अंदर, उन्होंने 6 महीने के अंदर उससे ज़्यादा पैसा कमा लिया वहाँ से। 6 महीने के अंदर उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया। उन्होंने जाते ही पहले साल के अंदर ही अपना घर खरीद लिया। अपने लिक्कर स्टोर से ही उनका मॉर्गेज भी अप्रूव हो गया, लिक्कर स्टोर से ही उन्होंने अपना गाड़ी भी परचेज कर ली, लिक्कर स्टोर से ही उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया क्योंकि उसमें प्रोविजन होता है। तो उन्होंने अपने लिक्कर स्टोर से $3.5 लाख का उन्होंने लिक्कर स्टोर लिया, उसमें से उन्होंने $1 मिलियन की इनकम कर ली। इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ मैं आप लोगों को भी कहूँ, कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और सर से
उसका जवाब हम अगली बार जब मुलाकात हमारी होगी तो लेने की कोशिश करेंगे। हर बात का बेबाक आंसर मिलेगा, बिल्कुल सच आंसर मिलेगा, कुछ झूठ कपट कुछ नहीं, सीधा क्योंकि हम तो मोस्टली यही सुनते हैं कि भाई अब्रॉड में तो बहुत धोखाधड़ी होती है, फंस जाते हो आप वहाँ पे पहुँच करके, और खासकर जो एजेंट होते हैं वो ही आपको लूटते हैं। पर आज हमें सब ठीक ठाक और सही जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि वीज़ा मैं खरीद सकती हूँ? आप वीजा की फीस पे कर सकते हैं, आप वीजा नहीं खरीद सकते। पासपोर्ट खरीद सकती हूँ? आप पासपोर्ट नहीं खरीद सकते। आप आपकी एलिजिबिलिटी की को देख करके आपका पासपोर्ट बनता है, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तब जाके आपका पासपोर्ट बनता है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। तो पासपोर्ट नहीं खरीद सकते, आप वीज़ा नहीं खरीद सकते। और कोई अगर बीच का रास्ता बताए, या मेरा कोई व्यूअर आपको देख रहा हो, उससे कभी कोई ऐसा टकराए जो बोले बस इतना लाख दे दो तो पहुंचा दूंगा? देखिए, वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते। अब अप्लाई करते हैं जब आप, तब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट अब आपको नहीं है पता इसके बारे में क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो आपने कहा यार तुम मेरे से 20 लाख रुपया ले लो और मुझे वीज़ा लगा दो। अब मैं अगर एक एजेंट हूँ, मैंने आपसे पासपोर्ट ले लिया, आपका वीज़ा लगाने के लिए मैंने पेपर रेडी किए, आपकी प्रोफाइल तो कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन कुछ भी बनाई, मैंने आपको हीरो साइकिल का मैनेजर बना दिया, आपकी सैलरी 2 लाख दिखा दी, आपकी फेक ITR, फेक बैंक स्टेटमेंट बना दी, एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आपका वीज़ा आ गया तो आपसे 20 लाख मिल गए, नहीं आया तो आपसे कुछ भी नहीं मिला। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मार्केट। जो लोग एजेंट्स के हाथ में, यानी कि किसी रेगुलेटेड कंपनी के पास नहीं जाते हैं, किसी एक प्रोफेशनल के पास नहीं जाते हैं, वो किसी को भी अपने अड़ोसी पड़ोसी को अपना पासपोर्ट दे देते हैं, वो लोग इन चीज़ों में फंस जाते हैं एक्चुअली। अब मैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर अगर आऊँ तो विदेशों में किन क्षेत्र में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फिलहाल लोगों को मिल रही है, इससे शायद मेरे व्यूअर को ये क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि वो जिस फील्ड में है क्या उनके लिए विदेश जाना मुफीद है या नहीं है। देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, सभी के सभी ऑक्यूपेशन डिमांड में है। ऑल ऑक्यूपेशंस आर इन डिमांड। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप HR प्रोफेशनल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं। आज की तारीख के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और आगे भी आने वाले 10 साल तक हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिमांड में रहने वाले हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस, कायरोप्रैक्टर्स, फिजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर वेलकमिंग देम विद ओपन आर्म्स। हाथ बाहें फैला करके जर्मनी, यूरोप सब बुला रहे हैं, बस आपको थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी है। नर्सिस जो यहाँ पर बेचारी, हमारी नर्सिस सिस्टर्स जो यहाँ पर 30, 40, 45 हज़ार रुपये कमाती है ना, कनाडा में जैसे ही लैंड होती है ना, सिर्फ 8 घंटे की नौकरी करके 4 लाख से 5 लाख रुपया कमाती हैं। यहाँ पर 12-12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी उनको 30-40 हज़ार नहीं मिलते, लेकिन जब वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी यहाँ पर पहुँचती हैं 4 से 5 लाख रुपए की, और सिर्फ 5 डेज ए वीक काम करती हैं, 8 आवर्स, बैलेंस लाइफ, बहुत ज़्यादा काम नहीं। और इसलिए लोग ऐसी लाइफ को पाने के लिए, बैलेंस लाइफ को पाने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया हुआ है। सोशल सिक्योरिटी मिली होती है आपको, आपके चाइल्ड केयर बेनिफिट्स होते हैं, आपके हेल्थ केयर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री मिलती है आपको, और लिटरली कोई भी आपको बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, सिकनेस, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप सिर्फ पार्किंग की टिकट का प्राइस देना होता है, $2, $3, बस। उसके अलावा आप अंदर जाएँ, कितने से कितना बड़ा ऑपरेशन हो, कोई भी चीज़ हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई खर्च नहीं होता, और फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि आप किसी 5 स्टार होटल में चले गए हैं। तो कोई भी मेरा वो व्यूअर आपको जो देख रहा है, जो नर्सिंग फील्ड में है, तो आप ये बता रहे हैं कि उनमें से कोई भी अब्रॉड जा सकता है? हेल्थ केयर में 36 ऑक्यूपेशन है जो कनाडा में डिमांड में है, 36 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में है। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे आप सोनोग्राफर हैं, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाहे आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, आप होम सपोर्ट वर्कर हैं, ये सभी के सभी ऑक्यूपेशन फुल ऑन डिमांड के अंदर है। ये जा सकते हैं, IT प्रोफेशनल जा सकते हैं। IT प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, सब लोगों की ऑक्यूपेशन फुल ऑन डिमांड के अंदर है। आप ऑस्ट्रेलिया में चाहे आप कारपेंटर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कनाडा में भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं। इन स्किल ट्रेड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये 20 गुना पैसा कमाते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। माय गॉड, 20 गुना। आपने अगर सिर्फ कारपेंटर की स्किल सीख ली, तो इंडिया का जो यहाँ पर एक ठीक ठाक मैनेजर होता है ना, उनको नौकरी भी रख सकता है। अच्छा, इतना अंतर है? इतना अंतर है।
कनाडा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्किल सीख के चले जाते हैं, कोई भी कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, इनमें से कोई भी स्किल अगर आपको आती है, कोई भी नॉर्मल ठीक ठाक मैनेजर लेवल का आदमी इस स्किल को सीख लेता है तो 5 लाख रुपए महीना कमाएगा ही कमाएगा। तो बट ये स्किल अगर मैंने सीखी हुई है तो इसके अलावा भी कोई दूसरी स्किल है जो मुझे आना चाहिए वहां पहुंचने के लिए? देखिए, आपके पास जो भी स्किल है, हर स्किल की डिमांड होती है हर जगह पे। देखिए, कंपेटिटिवनेस तो हर जगह है, कंपटीशन तो हर जगह है। एक स्किल्ड पर्सन तो आपको होना पड़ेगा, एबिलिटी तो आपके अंदर होनी पड़ेगी। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में सभी के सभी ऑक्यूपेशंस डिमांड है, आपके अंदर विल होनी जरूरी है। लोगों के अंदर विल नहीं है, इसलिए लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, काम नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पर नौकरियां आकाश से ना गिर रही थी कभी, ना कभी गिरेंगी, ना कभी आज तक गिरी है। हाँ। ना आज से 10 साल पहले, ना 50 साल पहले आकाश से नौकरियां कभी भी नहीं गिरती थी। सिर्फ जो काबिल लोग हैं उन्हीं के ही इंटरव्यूज होते हैं, उन्हीं को नौकरी मिलती है। और जो नौकरी जिनको चाहिए होती है ना, उनको हम लोग नहीं चाहिए होते। वो सिर्फ इंडीड पर जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, उनकी डिमांड इतनी होती है, एम्प्लॉयर उनको एकदम से पिक कर लेते हैं। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। वो स्किल से मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर मैं अपने क्षेत्र की मास्टर तो हूँ, लेकिन क्या उसकी डिग्री भी मेरे पास होनी चाहिए? अगर मैं प्लम्बर हूँ तो क्या मुझे उसकी कोई डिग्री शो करनी होगी? पहली बात, क्या मेरी अंग्रेजी भी बेहतर होगी तभी मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा? न सिर्फ मेरी स्किल, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बल पर मैं अब्रॉड जा सकता हूँ? हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स हैं ना, छोटी जॉब मान जाती है यहाँ पे। ये लोग बेचारे, इनके पास इंग्लिश नहीं होती है, इसलिए लोग ये जा नहीं सकते। और जो हमारे यहाँ पे लोग जो जिनके पास इंग्लिश अच्छी होती है, उन लोगों को ये काम करना नहीं है, उन लोगों को ये काम आता नहीं है। उनको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब वेल्डर नहीं बनना है। जो मैनेजर है, ग्रेजुएट है, बीबीए किया, एमबीए किया, वो लोग ये काम नहीं करना चाहते हैं। राइट। ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है। तो अगर आप ऐसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जाते हैं, इनके कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज आपको करने होते हैं। अगर आप कनाडा में जाते हैं, शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं। अगर उसके अंदर आप एडमिशन ले लेते हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स के, तो वो आप कोर्स करके भी इन प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। मतलब कनाडा पहुंचने के बाद वो डिग्री ली जाए? पहुंचने के बाद हाँ, तो फिर कनाडा हम किस बेसिस पे पहुंचेंगे? आप कनाडा पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कनाडा पहुंचने के लिए 4 मेन माध्यम होते हैं कनाडा पहुंचने के लिए। पहला तो होता है विजिट वीज़ा का। विजिट वीज़ा तो एक विजिट हुआ, टूरिज्म के लिए गए आप, किसी हेल्थ केयर के लिए गए आप, किसी तरह के अपने फैमिली रिलेशन से मिलने के लिए गए, ये तो हो गया हमारा विजिट वीज़ा, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा आता है हमारा स्टडी वीज़ा। आप स्टडी वीज़ा के थ्रू जाएंगे, आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं। तीसरा आता है हमारा वर्क परमिट वीज़ा। अगर आपको जॉब ऑफर इशू हो जाती है कनाडा से, कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देकर इनवाइट करता है अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, तब आप जा सकते हैं वहाँ पर। और फोर्थ तरीका होता है बिजनेस इमिग्रेशन। आप बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू जा सकते हैं। और एक तरीका और है जो कि होता है पीआर प्रोसेस, दैट इज़ अ स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोसेस। ये कनाडा में भी है स्किल्ड इमिग्रेशन, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी है। पर उसके लिए स्किल पहले से होनी चाहिए। उसके लिए आप उसके अंदर 350 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन डिमांड में है। मेनली आपको क्या चाहिए? मेनली आपके पास ग्रेजुएशन, मास्टर्स की डिग्री हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, यानी कि 6 बैंड्स कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने कहा हुआ है कि मिनिमम होने चाहिए आपके पास, 6 बैंड्स इन ईच। बट इसके बाद भी कंपटीशन होता है। 8777 का स्कोर आपका आइल्स में होना चाहिए। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको आज की डेट में कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाना है तो। ग्रेजुएशन, मास्टर की डिग्री हो, 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास में, तो ये एक प्रोफाइल काफ़ी अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है। 3 से 5 साल के जिस एक्सपीरियंस की आपने बात की, वो सेम फील्ड में होना चाहिए या मैंने कहीं भी काम किया हो तो चलेगा? इसके अंदर रेलेवेंसी होनी ज़रूरी है इन 90% ऑफ केसेस। यानी कि अगर हम कनाडा की स्किल्ड इमिग्रेशन की बात करते हैं, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने एजुकेशन की हुई है 12th, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एजुकेशन की, आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ में रेलेवेंसी होनी ज़रूरी है, होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसके अंदर रेलेवेंसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, इसके अंदर रेलेवेंसी की ज़रूरत नहीं है आपके एजुकेशन की और आपके एक्सपीरियंस के साथ में। ये इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर तो नहीं रिक्वायरमेंट, बट किसी किसी कंडीशन के अंदर ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है समझ लीजिए, और आपने एक्सपीरियंस दिखा दिया हॉस्पिटैलिटी का, आप अलाउड हो। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी को करने के लिए मैकेनिकल की जरूरत नहीं थी, आपको 12th की जरूरत थी। हर एक एनओसी कोड का, हर एक ऑक्यूपेशन की एक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट होती है। उस एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट को
फुलफिल करना होता है आपको। ओके, मैं अगर ग्रेड देने के लिए आपको कहूँ और मैं आपसे पूछूं कि दुबई, यूएसए और कनाडा, इन तीनों में किस जगह ज़्यादा पैसा है, तो आप क्या बताएंगे? पैसा वहाँ है जहाँ पर आपकी स्किल है, आपको क्या करना आता है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा डेफिनेटली, एक आप लेबर की बात कर लें, अगर लेबर दुबई में जाती है वो 30-40 हज़ार रुपये के अंदर 50,000 रुपये तक की उनकी नौकरी मिलती है, यानी कि उनको 1,000 2,000 दरम से लेकर के 3,000 दरम की नौकरी मिलती है, जो कि 50-60 हज़ार रुपये की होती है अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे तो अपनी करेंसी से। वही एक लेबर कनाडा ऑस्ट्रेलिया चली जाती है तो वो 4-5 लाख रुपये कमाती है। तो पैसा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर है, लेकिन कनाडा पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों का वहाँ पर पहुँचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन लेबर क्लास लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है इनके पास। अब बात कर लेते हैं आईटी प्रोफेशनल की। एक आईटी प्रोफेशनल कनाडा में ज़्यादा पैसा कमाएगा या दुबई में ज़्यादा पैसा कमाएगा? दुबई के अंदर अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 5,000 दरम से लेकर के 10,000 दरम की नौकरी मिल जाएगी आपको। आपकी देखिए, पैसा कहाँ पर ज़्यादा है ये आप इस किसी कंट्री से नहीं आप डिसाइड कर सकते। पैसा कहाँ पर ज़्यादा है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपके अंदर क्वालिटी कितनी है। हो सकता है कि आपको इंडिया में ज़्यादा पैसा मिल जाए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, आप अप्रिशिएट कहाँ पे हो रहे हो, आप कहाँ पर हो, उससे पता चलता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, आप सही जगह पर हैं या नहीं है। तो आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा आपको कहाँ जाना चाहिए। ऑलराइट, कुछ ऑक्यूपेशन के बारे में आप अगर हमें बताएं तो। हमने प्लम्बर के साथ क्योंकि शुरुआत की थी, आईटी प्रोफेशनल का आपने बताया, और हॉस्पिटल और नर्सिंग स्टाफ का आपने बताया, इसके अलावा भी अगर कुछ एग्जांपल आप दें हमें। हमारे चाहे आप किसी भी ऑक्यूपेशन उठाएं, बिजनेस मैनेजर्स हो गए, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए, हमारे सिविल इंजीनियर्स हो गए, एचआर रिक्रूटर्स हो गए, हमारे डेटा साइंटिस्ट हो गए, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए। इन सब लोगों की फुल डिमांड है कनाडा के अंदर और अच्छे पे वेज के ऊपर है। एक सवाल मन में ये भी आता है कि वहाँ जो नौकरी मिलती है वो सरकारी होती है या प्राइवेट होती है? देखिए, आप जब परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं तो आप सरकारी नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है आप अप्लाई कौन सी नौकरी कर रहे हैं। ये तो सब प्राइवेट नौकरी होती हैं, लेकिन अगर सरकारी अप्लाई करना चाहे तो आप सरकारी नौकरी आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। आफ्टर बिकमिंग ए परमानेंट रेजिडेंट यू कैन डू दैट। मैं विदेश जाने का अगर कुल खर्च आपसे समझना चाहूँ, वो भी जो एजेंट्स बताते हैं और वो भी जो नहीं बताते हैं, क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं कि कुछ तो हिडन चार्जेस रहते हैं जो हमें बताया नहीं जाता है, तो एक आम आदमी अगर विदेश में जाके बसना चाहता है तो कितने पैसे की ज़रूरत होगी? अगर आप अपना प्रोसेस खुद से ही करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 रुपये से लेकर के आपकी 2 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट फीस हो सकती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को लेकर के। हो सकता है 3 लाख रुपए तक भी चली जाए, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट फीस नहीं होती किसी भी प्रोग्राम की। ऑस्ट्रेलिया का चाहे पीआर वीज़ा भी लगा ले तो 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज़। अगर आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा लगाना है, लेकिन इमिग्रेशन के ऊपर बहुत खर्चा आ सकता है। जैसे आप इमिग्रेशन करेंगे, आपको एयर टिकट का खर्चा आएगा, एजेंट आपका कौन है, आपकी प्रोफाइल में कितना काम करना पड़ रहा है उसको। अगर आप अपने आप से करना चाहते हैं तो आपका खर्चा गवर्नमेंट की फीस देनी होती है, जो कि ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम $200। इसके अलावा खर्चा आपको एयर टिकट्स का देना है, अपने अकोमोडेशन का देना है। ये इमिग्रेशन के ऊपर खर्चा आता है आपका। एजेंट्स का खर्चा, उनकी फीस का खर्चा डिपेंड करता है कि एजेंट कौन है, उन्होंने काम कितना किया है, उनकी क्या रेपुटेशन है, वो कितना चार्ज कर रहे हैं। तो वो 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, कौन से प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, कितना काम करना है आपकी एप्लीकेशन में। कुछ ऐसे हिडन चार्जेस भी हैं जो एजेंट नहीं बताते हैं, हमेशा छुपा के रखते हैं? डिपेंड करता है एजेंट टू एजेंट कि हिडन चार्जेस। वैसे एक जो अच्छा कंसल्टेंट होगा वो पूरे अपने एग्रीमेंट के अंदर, रिटर्न एग्रीमेंट में सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि आपको उसको कंसल्टिंग फीस कितनी देनी है, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट फीस कितनी देनी है, किसी आइल्स के ऊपर, एग्ज़ाम के ऊपर कितना खर्चा आना है, पीसीसी के ऊपर, पुलिस क्लियरेंस के ऊपर, मेडिकल एग्जाम्स पे कितना खर्चा आना है, पूरा डिटेल लिख करके दिया जाता है। तो हर एक पर्सन को इसके अंदर ज़रूर देखना चाहिए कि जो भी खर्चे आते हैं वो उनके एग्रीमेंट में मैंशनड हो और नो अदर हिडन कॉस्ट जो भी है
डिस्क्लेमर के अंदर और एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। मुझे 3 ऐसे देश बताइए जहां आज के समय में जाना सबसे बेहतर है, और 3 ऐसे देश बताइए जहां पर जाना इस समय बिल्कुल फालतू है। 3 ऐसे देश आप चले जाएं आज की डेट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, और आप किसी भी देश में चले जाएं, और कनाडा, आप कनाडा चले जाएं। इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर आप चले जाएं। यूएस, बिजनेसमैन है तो आप यूएस भी जा सकते हैं। इन कंट्रीज़ में आप चले जाएं, ये अच्छी कंट्रीज़ हैं माइग्रेट होने के लिए। एक इंडियन चाहता है कि उस कंट्री में जाए जहाँ पर उसको उसकी कम्युनिटी भी मिले, उसके लोग मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, पैसा कमाने को मिले, और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो। प्रेफरेंस ही रहती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस आती हैं। इन तीनों कंट्री को मैं रिकमेंड करूँगा। और 3 वो देश जहां जाना बिल्कुल बेकार है? सोमालिया, युगांडा, घाना। अच्छा। ऐसे इंडियंस हैं जो वहां जाना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो। ऑलराइट, आपके पास सबसे ज्यादा किस देश में जाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, या अगर मैं ये समझना चाहूँ कि हर साल ही हम सुनते हैं कि बहुत से लोग बाहर जाने की कोशिश में हैं, नंबर्स हमारे पास ये आते हैं कि हर साल वो आंकड़ा बढ़ रहा है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रही थी, उसमें था कि अमेरिका से भी लोग कनाडा शिफ्ट होना आप चाहते हैं, और बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। तो वो कौन सा देश है जहां भारतीय जाने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं? देखिए, भारतीय जो है ना वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर उनका कोई ना कोई कनेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय एक देश के पीछे हैं, नहीं, भारतीय उस देश के पीछे इसलिए हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई वहाँ पर रहता है, चाहे दोस्त होगा, फ्रेंड होगा। लोग पर्टिकुलर है कंट्रीज को लेकर के। भारतीय तो एक आपके पास एक पासपोर्ट है, आप भारतीय हैं। अब आप वहीं जाएंगे, चाहे आप वहीं जाएंगे जहाँ पे आपका रिलेटिव होगा या फ्रेंड होगा। मान लीजिए आपका ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो मैं आपको चाहे 1 करोड़ अपनी पॉकेट से भी दूंगा, तब भी आप कनाडा नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया ही जाएंगे। जिसका रिलेटिव कनाडा में बैठा हुआ है, उसको आप कितना भी फोर्स कर लो, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा। तो हर एक पर्सन की अपनी एक कंट्री है स्पेसिफिक, जहाँ पर उसका कनेक्शन है, वो वहाँ जाता है। सर, एक बहुत आम सा सवाल है कि जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर मुझसे क्या सवाल पूछा जाएगा? मुझे लगता है लाखों लोग हर रोज़ ये बात इंटरनेट पे भी ज़रूर सर्च कर रहे होते हैं कि सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए। देखिए, वीज़ा बहुत तरह का होता है। टूरिस्ट हो सकता है, बिजनेस इमिग्रेशन हो सकता है, पीआर हो सकता है, वर्क परमिट हो सकता है। तो अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करें, विजिटर वीज़ा में सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वांट टू कम टू माई कंट्री, वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, आपका पर्पस क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। आपका टूरिज्म पर्पस है, आपको मेडिकल के लिए जाना है, आपको फ्रेंड रिलेटिव से मिलने के लिए जाना है, आप क्यों आना चाहते हो मेरे देश में, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। उसके अलावा बाद में होता है कि आपने बोला कि मैं टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। अब टूरिज्म के लिए आप जाना चाहते हो तो अब आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा कि क्या आपने पहले किसी और कंट्री में भी विजिट किया है, कितनी कंट्रीज में आप विजिट कर चुके हो। आप टूरिज्म के लिए आना चाहते हो, कनाडा में आना चाहते हो, यूएस में आना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो, बड़ी कंट्रीज में आना चाहते हो जिसकी फ़्लाइट भी 16 घंटे की है, जिसकी टिकट का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर वहाँ एक्सपेंसेस भी बहुत आपको करने पड़ेंगे बेयर। तो क्या आपकी ऐसी प्रोफाइल है? इससे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाएगी। आप क्या हमारी कंट्री में आ जा कर के कहीं ओवरस्टे तो नहीं कर लोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर आने के बाद आप वापस ही नहीं जाओगे, इसको देखा जाता है। तो आपकी इनकम देखी जाती है उसके लिए कि आप कितना कमाते हो अपने देश के अंदर, आपकी स्ट्रॉन्ग रूट्स क्या है अपने देश के अंदर, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है अपने देश के अंदर, आपके फैमिली कनेक्शन क्या है अपने देश के अंदर। ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। अगर आप मान लीजिए कोई पैसा ही नहीं कमाते हैं, हमारे देश में होता क्या है, लोग इनकम टैक्स तो भरते नहीं है, रिटर्न तो फाइल करते नहीं है। 1% लोग जो है इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, 6% लोग ITR फाइल कर रहे हैं, 94% करते नहीं हैं, लेकिन वो विदेश सब जाना चाहते हैं। जब विदेश जाना चाहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, उनके पास ITR ही नहीं होती, उनके अकाउंट में बैलेंस तो 1-1, 2-2 करोड़ रुपया होता है, लेकिन उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, वो देखेंगे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या तो होगी नहीं उनके पास में। तो वहाँ पर प्रॉब्लम उनको आती है, उनको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब वो कहते हैं मेरे अकाउंट में तो 1 करोड़ रुपया था, तो ऑफिसर बोलता है कि आया कहाँ से। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो होती हैं उनके अंदर इसका फिन ट्रैक ही नहीं होता, फाइनेंशियल ट्रैक ही नहीं होता कि मेरे पास 1 करोड़ अकाउंट में कहाँ से आया, 50 लाख कहाँ से आया। जब मेरी इनकम ही 2.5 लाख रुपए की है सालाना, तो मेरे पास 50 लाख कहाँ से आया। तो इसका फाइनेंशियल ट्रैक लोग एप्लीकेशन में सबमिट नहीं करते हैं, उसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। तो ये
चीज़ें जो है नोटिस की जाती है एक विजिट वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। मेनली 4-5 चीज़ें आप लगा ले कि आप आना क्यों चाहते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप करते क्या है, आप वापस क्यों आएंगे मेरी कंट्री छोड़ करके, कहीं ओवरस्टे तो नहीं हो जाएंगे। इन सवालों का अगर जवाब आपने अपनी एप्लीकेशन में डाल दिया है तो समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, अगर ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो। कोई ऐसा बच्चा जो 12th पास जिसने अभी अभी किया है वो विदेश जाना चाहता है, या किसी ने ग्रेजुएट है वो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विदेश जाना चाहता है, आपकी सलाह क्या रहती है? क्या अब्रॉड रिटर्न जितने होते हैं उनकी पूछ भारत में भी ज़्यादा है क्या? सलाह आप क्या देंगे कि भारत में रह के पढ़ाई करो, विदेश जाओ? आप खुद सोच लीजिए, हमारे इस फ्लोर के ऊपर अगर 2-4 कैनेडियन रिटर्न हो, यूएस रिटर्न हो या ऑस्ट्रेलियन रिटर्न कैंडिडेट्स हों, पहली बात तो आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि फिर वो वहीं रहते हैं। अगर आपको मिलेंगे तो आपको क्या उनकी वैल्यू एक्स्ट्रा लगेगी नहीं लगेगी? 100% लगेगी। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा, उनका कॉन्फिडेंस भी एक्स्ट्रा होता है उनका, जो बाहर से सीख करके आते हैं, और अच्छी एजुकेशन है, बेटर एजुकेशन है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। टॉप यूनिवर्सिटीज़ यूएस के अंदर है, कनाडा के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इन कंट्रीज़ के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे इंडिया में नहीं है वो सब। तो वहाँ से जब बच्चा पढ़ करके आता है तो डेफिनेटली वैल्यू एड करता है इंडियन कम्युनिटी में। और हमारे इंडिया के अंदर ये भी है कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने के बाद एक फॉरेन रिटर्न का टैग होता है, सैलरी पैकेज हाई मिलते हैं उनको, और उनका बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाता है। मुझे कोई केस स्टडी बताइए ना, क्योंकि मुझे लगता है हर साल हजारों लोगों की आप मदद कर रहे हैं। हाँ कि वो विदेश जाके कैसे सेटल हो पाए। मुझे कोई केस स्टडी आप बताइए कि कोई आपके पास आया, आपने उसको कैसे सेटल किया और अभी वो क्या कर रहे हैं वहाँ? वैसे तो हमारे पास शालिनी जी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, लेकिन उसमें से आपको एक केस स्टडी ही बता पाऊंगा इस पॉडकास्ट में। समय कम है हमारे पास। एक मेरे क्लाइंट थे, वो यहाँ पर 45 से 50 हज़ार की नौकरी कर रहे थे। उनकी वाइफ थी, वो भी 60 से 70 हज़ार की नौकरी करती थी। फैमिली इनकम थी 1 से सवा लाख रुपए की। उन्होंने हमसे स्किल्ड इमिग्रेशन ली। 2018 के अंदर वो कनाडा में लैंड हुए। उनका जाते ही 1-1 लाख डॉलर की सैलरी के ऊपर पहले ही पैकेज लग गया, नौकरी लग गई उनकी। 2 लाख कनेडियन डॉलर वो कमाना शुरू कर दिया। जो मिस्टर बख्शी थे वो एक कार डीलरशिप में काम कर रहे थे। उस कार डीलरशिप में उन्होंने रहते रहते काम को सीखा और अपनी जॉब को क्विट कर दिया। ठीक 1 साल के बाद उन्होंने वहाँ जाकर के अपना शोरूम बाय कर लिया। इनफैक्ट उसी शोरूम के ऑनर ने उनको 50% ऑनरशिप दे दी। उन्होंने अपना पूरा डीलरशिप के अंदर ऑनरशिप ली। आज की तारीख के अंदर वो 1 मिलियन से ज़्यादा डॉलर हर साल कमाते हैं। ऐसा वो मुझे अपना पर्सनली बताते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मैंने उनका कनाडा का पीआर उस समय केवल 1 लाख रुपए में करके दिया था। वो कहते हैं कि मैं अब 1 मिलियन कमाता हूँ कनाडा में रहते हुए। अपने खुद के 6 से 7 घर खरीद चुके हैं वहाँ पर, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। पिछले 7 से 8 सालों में 7 से 8 उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी गाड़ी जो उनके पास नहीं है, कन्वर्टेबल हो, मर्सिडीज़ हो, भी उनके पास सब तरह की कार हैं। और यहाँ पर केवल 50 से 55 हज़ार कमाते थे, लेकिन वो मेहनती भी थे। वो वहाँ पे रह करके 12-12 से लेकर के 14-14 घंटे रोज़ काम करते थे। मुझसे बात करते रहे, उन्होंने मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स भी रेफ़र किए। तो ये उनकी सक्सेस स्टोरी है, जो आज मल्टी मिलियनियर बन चुके हैं कनाडा के अंदर 7 से 8 सालों में, अपनी मेहनत के दम पे। हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत मेहनत करते थे। तो ये एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ, और ऐसी ऐसी बहुत सारी और सक्सेस स्टोरीज हैं। हाँ, वो कौन से देश हैं जो ईजिली आपको वीज़ा दे देते हैं, और वो कौन से देश हैं जो नहीं देते हैं, बहुत नखरे करते हैं? दुबई है, आपको इजीली वीज़ा दे देता है। अच्छा, कोई भी जा सकता है दुबई के अंदर। थाईलैंड है, कोई भी जा सकता है। लेकिन अच्छी कंट्री जो है, यूरोप हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये मेन कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा जल्दी आसानी से नहीं देती हैं। इनका वीज़ा लेने के लिए आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए, आपके पास कोई कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको इन कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है। अदरवाइज़ तो थाईलैंड घूम करके आने के लिए, सिंगापुर आने के लिए कोई कमी नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ तो कभी भी जा सकते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप देखते हैं जो ज़्यादातर इंडियंस कर ही देते हैं? मोस्टली लोग अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में गलती ये करते हैं कि वो अपने फॉर्म को ठीक से नहीं फिल करते, उसके अंदर पर्पस ठीक से नहीं लगाते, वीज़ा का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं होता है उनको। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। बैंक स्टेटमेंट में फ़ंड्स कितने होने चाहिए और वो फंड्स कहाँ से आए उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लगाते हैं।
उनका पर्पस उस कंट्री के अंदर जाने का है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, रेजिडेंस प्रूफ नहीं होते हैं, आइटनरी नहीं होती, रहने का कोई प्रूफ नहीं होता है, या डमी प्रूफ लगा देते हैं उसमें, या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं ट्रैवल एजेंट्स, जिसकी नॉलेज एप्लीकेंट को खुद को होती ही नहीं है। तो कभी भी आप कोई भी विजिट वीज़ा या किसी भी तरह की वीज़ा एप्लीकेशन करें तो आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए और हर बात का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और वीज़ा एप्लीकेशन या तो आप किसी प्रोफेशनल से कराएं, ज़्यादा मिस्टेक ये होती है कि आप किसी को भी अपना पासपोर्ट दे देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कैसे ये चेक करें कि हमारा जो एजेंट है वो सही है या नहीं है? वो एजेंट, देखिए शालिनी जी, इंडिया के अंदर ये जो प्रोफेशन है ना, ये रेगुलेटेड प्रोफेशन नहीं है। पंजाब के अंदर हर एक आदमी, दूसरे घर के अंदर आदमी एजेंट बना हुआ है, पासपोर्ट लिया, एप्लीकेशन सबमिट की, उसको खुद को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, और आ गया वीज़ा तो आ गया, पैसा ले लिया 10-20-30 लाख रुपया। ये ट्रेंड चल रहा है। ये प्रोफेशन रेगुलेटेड अगर हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोफेशन को सिर्फ उन्हीं लोगों को दे दे, जैसे लॉयर्स को, जैसे किसी एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को, या इसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन डेवलप की जाए, ताकि लोगों के साथ एक तो चीटिंग ना हो, लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज मिले, और ये प्रोफेशन भी जो है ना एक लेजिटिमेट प्रोफेशन की तरह बन करके आए, वाइट कलर प्रोफेशन बन पाए। तो इससे क्या होगा, जब ये रेगुलेटेड हो जाएगा तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे, क्वालिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, लोग क्वालिटी कंसल्टेंट्स के पास आएंगे। कंसल्टिंग के पैसे को आज की डेट के अंदर हमारे इंडिया के अंदर कंसल्टिंग को बिजनेस माना ही नहीं जाता है। वीज़ा इंडस्ट्री के अंदर लोग कहते हैं कि पैसा ले लो और वीज़ा दे दो, एक हाथ लो पैसा, दूसरे हाथ दो वीज़ा। कंसल्टिंग नहीं समझते। आप और मैं बैठ करके 1 घंटा आपके करियर के ऊपर डिस्कशन करें, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन पे डिस्कशन करें, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप आज इस बात का पैसा नहीं देना चाहते मुझे, आप चाहते हो कि मेरा 1 घंटा आप यूं ही ले जाओ, मेरे 2 घंटे आप यूं ही ले जाओ, उसका कोई पैसा की कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहते हो कि मेरे वीज़ा आएगा तो ही मैं पैसा दूंगा। प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये है। इस वजह से लोग जो हैं उन लोगों को अपना वीज़ा दे देते हैं, अपना पासपोर्ट दे देते हैं जो लोग उनको गारंटी देते हैं, और उनको पासपोर्ट दिया, फिर उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए, एप्लीकेशन सबमिट हुई, अगर अप्रूवल आ गया तो 10-20 लाख रुपए ले लिए। मान लीजिए मैं 10 लोगों का पासपोर्ट ले लिया, सबकी एप्लीकेशन बना के डाल दी, एक का भी आ गया, मैंने सबसे 20-20 लाख की डिस्कशन की हुई है, कमिटमेंट की हुई है, किसी का भी आ गया तो मेरे 20 लाख बन गए। बाकी 9 लोग जो है ना वो बैन हो जाते हैं, वो दोबारा वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर पाते अपना, उनको पता नहीं होता मेरे क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे एक एजेंट ने। तो ये बहुत समस्या आती है। इससे बचने के लिए रेगुलेटेड लोगों के पास जाइए। अपनी प्रोफाइल अगर आपकी नहीं है आज की डेट में एलिजिबल, तो जल्दबाजी मत करें, 6-8 महीने लगाइए, आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए। आज आपके पास ITR नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न, आप ITR फाइल कीजिए, गवर्नमेंट को, देश को भी टैक्स दीजिए, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। आप आज नहीं जाइए, 1 साल बाद चले जाइए। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो 4 जगह पे 5 जगह पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। फेक अपनी बैंक स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं, 3 से 4 महीने अपने बैंक में फंड्स मेंटेन कर लीजिए। आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ITR फाइल करेंगे तो बिजनेस की GST रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डेवलप कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जल्दबाजी मत कीजिए, जिंदगी के अंदर स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। अगर आज किसी चीज़ की कमी है, अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, प्रोफाइल को बिल्ड करने में 1 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप 1 साल बाद करियर स्टार्ट कर लेंगे। समय तो जिंदगी में बीतेगा ही, पहला पिछला साल भी बीता था, एक और बीतेगा, लेकिन अगले साल के अंदर आप कहीं होंगे तो उसके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बात कीजिए। कंसल्टेंट को आप उसकी कंसल्टिंग का पैसा दीजिए। अगर आपने उसको $200-300 दे भी दिया ना कंसल्टिंग का, आपके 2-3 करोड़ रुपए भी सेव कर सकता है वो। आपके 20-30 लाख रुपए खराब होने से सेव कर सकता है। आपका प्रीशियस टाइम खराब होने, आपकी प्रोफाइल को खराब होने से सेव कर सकता है। अगर आपने $150-200 किसी को प्रोफेशनल दे दिए तो वो $150-200 के अंदर इतनी वैल्यू क्रिएट करके दे देगा आपको कि आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। आपको 360 डिग्री क्लैरिटी आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको सब पता चल जाएगा। दूसरी बात एक और ये देखी जाती है, आज की डेट में लोग भी जो है ना इजी शॉर्टकट चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें यूरोप भेजो, डॉक्यूमेंट आप अपने आप देख लो, जो भी लगाने लगा दो आप। लोग भी
इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। एक जो नॉर्मल पब्लिक है ना, पब्लिक भी कहती है कोई बात नहीं, मेरा वैसे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो अपना गांव में बैठा हूँ, ये लो पासपोर्ट, कहीं पे भी जमा करा दो जा करके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या जा रहा है। वो कहते हैं हमारी जेब से पैसे थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन आपकी प्रोफाइल के ऊपर खेल कौन रहा है? एक जो एजेंट जिसका कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, कोई उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसको आप पासपोर्ट देते हो, वो आपकी प्रोफाइल से खेल रहा है। ठीक बात। तो आपको डॉक्यूमेंट जो देने हैं वो एक रेगुलेटेड पर्सन को देने हैं, किसी लॉयर को दें, कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन को दें। अपनी एप्लीकेशन कभी भी दें तो आप हम ऐसे क्या चेक कर सकते हैं? हम एजेंट के पास जाके बोलें कि तुम अपनी क्वालिफिकेशन दिखाओ, क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर तो आई गेस है नहीं इन एजेंट्स के पास, तो हम कैसे वो क्रॉस वेरीफाई कैसे कर पाएंगे? अब जब आप सामने वाले के पास बैठेंगे तो आप उसके अंदर कुछ चीज़ें देख सकते हैं। पहली बात तो उस कंपनी की एग्जिस्टेंस देखिए, कितने समय से काम कर रहा है वो। अगर वो पिछले 10-15 साल से काम कर रहा है, यानी कि वो की प्रोफेशनल पर्सन है, यानी कि यही उसका काम है, यही बिजनेस है, उसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उसको कुछ आता है, उसको वो सीरियस है अपने काम को लेकर के। पहली चीज़ तो आपको इंटेंट पता चल जाएगा। लगभग कंपनियां जो होती है ना, वो 3 साल में बंद हो जाती हैं। 3 साल से पहले कंपनी बंद हो जाती है, एज इससे ज़्यादा नहीं होती। 10 साल पहले कंपनी थी, 7 साल पहले नहीं थी, 7 साल पहले कंपनी थी, 4 साल पहले नहीं थी, और जो 4 साल पहले कंपनी थी वो 3 साल पहले नहीं थी। जो आज कंपनियां हो सकता है 3 साल बाद नहीं मिलेगी आपको। 95% कंपनीज के बारे में बात बता रहा हूँ। 5% कंपनियां जो 5 साल से ज़्यादा टिकी रहती हैं मार्केट के अंदर। आपको पहली बात देखने एग्जिस्टेंस क्या है कंपनी की, कितनी पुरानी कंपनी है, एक बात हो गई। दूसरी बात, उस कंपनी का ऑनर कौन है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, आप ये चेक कीजिए। एक तो कुछ ऐसी कंपनी मैं जानता हूँ जिसके जो ओनर जो है क्वालिफाइड भी नहीं है, और उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड में कुछ देखा ही नहीं, उनका खुद का वीज़ा ही नहीं लगा हुआ, लेकिन वो लोगों की गारंटी उठा के चल रहे हैं कि आपका काम करा देंगे, आपका वीज़ा लगवा देंगे, आपकी पीआर करा देंगे। उन्होंने खुद ने अपने नैनो से आंखों से नहीं देखा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, लेकिन दूसरों से गारंटी उठा रहे हैं। आपने देखना है कि दूसरा ओनर है वो क्या करता है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके नॉलेज क्या है, कितने साल से एक्सपीरियंस है, आपको ये देखना जरूरी है। तीसरी आप देख सकते हैं कि सामने वाली कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। कभी कभी आप ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, पुराना पर्सन भी होगा लेकिन 1-2-3 लोग हैं कंपनी के अंदर। तीसरी स्ट्रेंथ देखिए कितनी है। क्या स्ट्रेंथ जब होती है ना कंपनी की, 100 काम कर रहे हैं, 200 काम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि हर एक एप्लीकेशन का कोई स्पेशलाइज पर्सन है या नहीं है। 7 लोगों की कंपनी 70 कंट्रीज में डील कर रही होती है, और 70 कंट्री के अंदर हर कंट्री में 100 से ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है। कौन कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम में वो अपनी एक्सपर्टाइज करेंगे? नहीं। तो जिस कंपनी में जा रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम आप चूज कर रहे हैं, तो क्या उसको एक स्पेशलाइज पर्सन है अलॉट हो सकता है? फ्रंट एंड पर्सन कौन है, बैक एंड पर्सन कौन है, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, कंसल्ट कौन कर रहा है, लॉयर कौन है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए नहीं चाहिए। तो ये तीसरी चीज देखने की जरूरत है, कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी की चौथी लोकेशन क्या है, कहाँ पर बैठे हैं, अच्छी जगह पर है, उनकी रेटिंग क्या है, उनके टेस्टिमोनियल्स क्या है, टेस्टिमोनियल्स अच्छे कैसे हैं, बुरे कैसे हैं। बुरे तो चलो हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, अच्छे में आप ये देख सकते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज कितनी है, यूट्यूब के ऊपर कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, और आपकी रिलेटेड्स, आपकी प्रोफाइल से, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के हिसाब से कितने जर्नलिस्ट का अब तक लगा चुके हैं पीआर वीज़ा, कितने डॉक्टर्स का कर चुके हैं, कितने नर्सिस का, कितने आईटी प्रोफेशनल्स का, क्या उसकी सक्सेस स्टोरी वो शेयर कर सकते हैं आपके साथ में? क्या उनके साथ आपकी बात करवा सकते हैं? क्या उनके वीज़ाज दिखा सकते हैं आपको? ये देखना जरूरी है। जब आप इन पैरामीटर्स के ऊपर आप चेक करेंगे, तब आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि सामने वाला पर्सन 90% से ज्यादा तो पतझड़ की तरह झड़ जाएंगे इसमें, ठीक है, टिक नहीं पाएंगे। जो बाकी जो बच जाएंगे वही है राइट इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, राइट कंपनी जहां पे आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। इसकी नॉलेज दुनिया को है ही नहीं। लोग सिर्फ ना इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं कि मेरा ये चाचे का लड़का है, वो उसको जानता है, तो वो पड़ोसी है, उसको दे दिया हमने पासपोर्ट, वो जानता है उनको, मेरे जीजा को वो जानता है, उसको मैंने पासपोर्ट दे दिया है। ना जीजा की कोई क्वालिफिकेशन है, ना जीजा के जानने वाले की कोई क्वालिफिकेशन है, उनके पास एक्सपर्टाइज किसी चीज की है ही नहीं, काम उनका कुछ और है। वो साइड से आपका पासपोर्ट लेते हैं, वो पासपोर्ट 3-4-5 जगह पे आगे चलता रहता है, और वो पता नहीं कहाँ से सबमिट होता है। और ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है जो चल रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपनी देश की मिनिस्ट्री को हम बोले कि इमिग्रेशन के बिजनेस को रेगुलेटेड कर दें, ताकि फ्रॉड होने से बच जाए। रेगुलेटेड होगी तो लॉ एनफोर्समेंट हो जाएगी, लॉ एनफोर्समेंट होगी तो इलीगल लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, काम करेंगे तो जेल में जाएंगे। तो रेगुलेटेड हो जाएगा तो व्हाइट कॉलर प्रोफेशन हो जाएगा, व्हाइट कॉलर प्रोफेशन हो जाएगा तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी करेगा इसको। जब रिस्पॉन्सिबल आदमी करेगा तब इसके अंदर कंसल्टिंग भी होगी, कंसल्टिंग का भी हम पैसा चार्ज करें,
इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों को भी रेडी होना चाहिए कि अपने करियर की कंसल्टिंग करने के लिए जब किसी और का टाइम लेने जा रहे हैं तो वो पैसा दे दे, नहीं तो वो आपको और महंगा पड़ेगा। Right. जब आप किसी और के पास चले जाएंगे 10-20 लाख रुपए दे बैठेंगे, वो आपको और महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 100-200-300 डॉलर की कंसल्टिंग का चार्ज 2-3-4 जगह पे भी दे दिया आपने, 40-50 हजार रुपए अपने करियर कंसल्टिंग पे भी लगा दिए, आपके लाखों तो सेव हो रहे हैं। एक क्लैरिटी तो आ रही है, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, होगा या नहीं होगा, ब्लैक और व्हाइट क्रिस्टल क्लियर तो कम से कम हो जाएगा ये पैसा देने के बाद। ठीक बात है। और मुझे लगता है वो चेकलिस्ट हमें मिल चुकी है। अगर अगली बार आपको वीजा अप्लाई करना है, आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो ये जो अभी भी आपको चेकलिस्ट मिली है उस पर गौर जरूर कीजिएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप किसी के झांसे में हैं या वाकई कोई ढंग का शख्स है जो आपको गारंटी दे रहा है कि हाँ भैया हम विदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा शालिनी जी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वीजा अप्लाई करना है ना, पीआर के अंदर, जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड हैं, हम परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, उसके अंदर कनाडा गवर्नमेंट ने ही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बनाया हुआ है। अच्छा। कि 100 में से आपको पॉइंट्स देंगे पहले वो। अगर आपके 67 या 65 पॉइंट्स बनते हैं तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम ही नहीं है। हमारे पास जब कोई आता है तो हम उसकी एज चेक करते हैं, एजुकेशन चेक करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उनके कनेक्शन, स्पाउस की डिटेल्स, उनके कैनेडियन एजुकेशन, इंडियन एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस, ये सब कुछ चेक करके हर एक बात का पॉइंट है, उस पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, एक असेसमेंट रिपोर्ट बना लेते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के बाद क्लियर हो जाता है कि आपका होगा या नहीं होगा, एलिजिबल हो या नहीं हो, ये एलिजिबिलिटी होती है। तो असेसमेंट रिपोर्ट हम रिटर्न में देते हैं कि किस बेसिस के ऊपर हम आपका केस लेंगे। वो केस ले लिया हमने आपका, अब आप पूल में आप एंट्री करते हैं वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब आप पूल के अंदर हैं तो वहां पर भी कंपेटिटिवनेस है, वहां पर भी रैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो कनाडा में हो। दो तरह की रैंकिंग होती है, एक होती है आपकी स्कोर की और एक होती है ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिमांड। अगर आप स्कोर में रैंक कर रहे हो तो आपको ITA मिल जाता है, इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, PR। अगर आपकी स्कोर में रैंकिंग नहीं आ रही है तो ये भी हो सकता है आपकी ऑक्यूपेशन की डिमांड हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में आ जाता है और अगर आप एप्लीकेशन पूल में है तो आपको तब भी इनवाइट आ सकता है। और ये ऑक्यूपेशन जो इन डिमांड है ये चेंज होती रहती है हर 3 महीने से 6 महीने में, हर साल। कनाडा गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज करती रहती है अपने पूरे के पूरे इन डिमांड लिस्ट को, और आपको इन्विटेशंस भेजती रहती है लगातार। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दो चीज़ों पे काम करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर और उसका ऑलरेडी प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया है। हम जितने भी केसेस लेते हैं वो सारे उन्हीं को लेते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी होती है, उनको हम बता देते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे आपको पूरा करना है इसको, उसके बाद ही हम केसेस को एनरोल करते हैं। तो ये एक बहुत वेल प्रूव तरीका होता है, एक राइट प्रोसेस होता है किसी को भी कंसल्ट करने का और उसको अवेयर करने का प्रोसेस के हिसाब से और उसको एनरोल करने का। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कैसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो 10 लोगों का पासपोर्ट लेके बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तो गारंटीड वीज़ा दे दूंगा। अब 10 में से किसी एक का भी वीज़ा अगर लग गया तो उनको तो वो 20 लाख रुपए मिल गए। मैं समझना ये चाहती हूँ कि वो एक शख्स जिसका वीज़ा गलत डॉक्यूमेंट पे लगा और वो पहुंच गया कनाडा, गलत डॉक्यूमेंट पे मैं पहुंच गया, मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्या ये भेद कभी खुल पाता है? और अगर हाँ तो फिर उसके बाद होता क्या है उसका? देखिए, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लगा करके कनाडा पहुंच जाता है, अगर मान लीजिए पहुंच भी गया, उसको पता नहीं मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, विजिट वीज़ा पे वो काम नहीं कर सकता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, या तो इलीगल काम करते हैं, अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं ना तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, लीगल एक्शन हो जाता है उनके ऊपर। अब ट्रंप ने कितने सारे प्लेन भर भर के इंडिया में वापस भेजे, हमारे पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर जंजीरें बंधी हुई थी पैरों में, उनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, उनको भेजा था। तो ये लोग इलीगल थे। तो इलीगल तरीके से वो सिर्फ क्या करते हैं, एजाइलम फाइल कर देते हैं, यानी कि रिफ्यूजी एप्लीकेशन। यानी कि उनको डर है, अपने हर कंट्री की एक रिफ्यूजी एप्लीकेशन का, एजाइलम का उन्होंने प्रोविजन बनाया, लॉ बना हुआ है। अगर आप कनाडा में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर आपकी जान को खतरा है आपको अपने देश के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से, धर्म की वजह से, जाति की वजह से, या कोई झगड़ा है, किसी भी वजह से अगर आपको जान का खतरा है तो आप एजाइलम डाल सकते हैं, जिसको हम रिफ्यूजी कहते हैं। कि मेरी जान का खतरा है, मैं अपने देश में नहीं जा सकता, तो मुझे कनाडा में ही रहने दीजिए, यहीं पे मुझे PR कीजिए। तो उसका जब केस है कोर्ट में जाता है, कोर्ट के अंदर अगर वो अप्रूव हो गया तो उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा लेकर के जब लैंड करते हैं तो एजाइलम डालते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी US भी स्ट्रिक्ट हो चुका है
और कनाडा भी स्ट्रिक्ट हो चुका है। ऐसे लॉज आ चुके हैं कि उसकी टाइम लाइन के साथ उन्होंने अटैच कर दिया कि इससे ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं तो आप अप्लाई अब नहीं कर सकते असाइलम। उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है कि यानी जो विजिट वीज़ा पे कोई वहाँ पे लैंड हो गया, अब उसको ये नहीं पता मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगे थे। अब मान लीजिए उसने अपनी नई ओरिजिनल एप्लीकेशन सबमिट की थी, मुझे तो मेरे एजेंट ने हीरो साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर बना करके, मैनेजर बना करके मुझे भेज दिया और मैं लैंड हो गया, एंट्री कर ली मैंने कनाडा में। अब जब मैंने अपनी असाइलम डालनी है या कोई भी एप्लीकेशन डालनी है, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कि भाई मैं तो XYZ पर्सन हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। ऑफिसर जो है वो देखेगा, पहले तो आप बता रहे थे कि मैं A कंपनी में काम करता था, अब दूसरी एप्लीकेशन में आप B कंपनी में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बैन लग जाएगा। गवर्नमेंट बैन लगा देगी 5 ईयर्स का और आपको डिपोर्ट कर देगी। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लोगों को इसीलिए मैं कहता हूँ अपने लीगल डॉक्यूमेंट पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर ही हमेशा किसी भी कंट्री में जाइए आप। इससे हमारे देश का भी नाम खराब होता है। इससे अगर आप बाहर जाते हो तो लोग फिर हम इंडियंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। रेसिज्म इसी वजह से होता है। जब अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड लोग किसी और कंट्री में ट्रेसपास करके घुस जाते हैं तो हमारे देश का नाम खराब होता है। हमारे देश की जनता को, पब्लिक को ये हमेशा सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, इससे हमको बचना है। अगर जो भी जा रहा है वो स्किल्ड आदमी जाए, और स्किल्ड आदमी को हर कंट्री वेलकम करती है। आप इंडिया में पढ़ो लिखो ना, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल बनो, करियर बनाओ, थोड़े एजुकेटेड बनो, सिविलाइज्ड बनो, ताकि उस कंट्री में जाकर के आप अपने देश का नाम रोशन कर पाओ। आप किसी कंट्री में ट्रेसपास करके, विजिट वीज़ा लगा करके, फेक डॉक्यूमेंट लगा करके पहुंच करके उसके बाद बोलोगे जी हमारे साथ रेसिज्म होता है, होगा ना। ठीक बात। हमारे साथ यहाँ पर जब बांग्लादेशी घुस आए थे तो हमने क्या आवाज़ नहीं उठाई थी? हमने भी रोहिंग्यास के लिए अभी इतना गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है। हम भी बोलेंगे, कोई भी किसी आपके घर के अंदर कोई आकर घुस के बैठ जाएगा, बोलेगा मैं तो नहीं जाऊंगा, तो आप तो आवाज़ उठाएंगे ना। तो हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं सबको ये होने की ज़रूरत है कि क्वालिफाइड हो जाओ और फिर वेलकम्ड हो जाओ। फिर आपको कोई वेलकम करके, स्वागत करके बुलाए, ऐसे बनो आप। और उसको बनाने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है, हम फ्री कोचिंग देते हैं। आप हमसे फ्री कोचिंग लीजिए, क्वालिफाइड हो जाइए, फिर एप्लीकेशन लगाइए। क्यों अपना भी नाम खराब करना, अपने देश का भी नाम खराब करना। ठीक बात। अच्छा, ग्रीन वीजा के बारे में हम बहुत सुनते हैं, ग्रीन कार्ड के बारे में हम बहुत सुनते हैं। क्या डिफरेंस है वीजा में और ग्रीन कार्ड में? देखिए, वीजा होता है एक कंट्री के अंदर एंट्री करने का पेपर। वीजा का मतलब ये होता है। कार्ड होता है रेजिडेंस स्टेटस आपका। वीजा में और कार्ड में डिफरेंस होता है। ऑलराइट। तो ग्रीन कार्ड हमें उस कंट्री में जाके ही मिलता है? रेजिडेंस स्टेटस कहते हैं उसको, रेजिडेंसी कार्ड है वो आपका। वीजा जो है एक देश से दूसरे देश के अंदर इमिग्रेशन के बॉर्डर को क्रॉस करने का एक का एक ये समझ लीजिए पेपर है ये। तो वो लोग जिन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया है, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि लोग तो मतलब जी तोड़ मेहनत कर देते हैं कि ग्रीन कार्ड बस किसी तरह मिल जाए। तो ये ग्रीन कार्ड मिलने के बाद कौन कौन सी फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है? देखिए, ग्रीन कार्ड यूएस में कहा जाता है इसको। कनाडा के अंदर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है, पीआर कार्ड बोलते हैं इसको। अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिल जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल जाते हैं आपको, और कंट्री टू कंट्री बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अब मेरा बेटा है, ठीक है, अब 18 साल तक जब तक वो बड़ा होगा तब तक कैनेडियन गवर्नमेंट उसको $700 हर महीने देगी। $700 यानी कि इंडिया का 50,000 रुपया लगभग हर महीने उसको मिलेगा। क्यों? व्हाई? चाइल्ड केयर बेनिफिट। अगर आपका बच्चा है, कनाडा के अंदर है, तो उसकी गारंटी, जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, सरकार की भी है। ओके। तो 50,000 रुपये महीना देगी। मेरे एक नाइजीरियन क्लाइंट हैं, उनके एक्चुअली में सच में 7 बच्चे हैं और वो कनाडा में रह रहे हैं। उनको $4200 से लेकर के $4500 हर महीने आता है अपना खुद का। हस्बैंड वाइफ दोनों कुछ नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है $2,000। फैमिली का मिला करके $8500 कैनेडियन डॉलर्स आ रहा है उनको। बहुत बढ़िया सा डीटैच हाउस लिया हुआ है कनाडा के अंदर, कुछ नहीं करते, आराम से ज़िंदगी की मौज ले रहे हैं वहाँ पर। पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट स्कूल में, पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट, टेक केयर वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट कर रही है, हेल्थ केयर भी गवर्नमेंट कर रही है। बस आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ तो आप सरकार की जिम्मेदारी हो। हमारे देश के अंदर क्या होता है कि कोविड जब आता है तो हमारे देश की सरकार जो है हमसे पैसा मांगती है। वहाँ की सरकार कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो अपनी
अपनी ऑडियंस की हेल्प करती है। यानी कि जब कोविड हुआ था कनाडा में, तो आम पब्लिक को 2-2 हज़ार कनेडियन डॉलर हर महीने अकाउंट में आया था। ये कनेडियन गवर्नमेंट ने किया था। जब हमारे यहाँ पर कोविड आया था तो सबको बोला था 2-2 हज़ार डॉलर डालो इस अकाउंट के अंदर, हमको ज़रूरत है पैसे की। तो ये ऑपोजिट चलता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट है अपनी पब्लिक को अपना मानती है, यानी कि उनकी टेक केयर करती है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एजुकेशन हो। और ये मिलना कितना मुश्किल होता है, ग्रीन कार्ड या पीआर मिलना कितना मुश्किल है? ग्रीन कार्ड और पीआर कार्ड मिलना, अगर आपकी प्रोफाइल सही है, सूटेबल है, एज पर रिक्वायरमेंट है, तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ उन्हीं के लिए होती है कि जो एलिजिबल ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। एलिजिबिलिटी कहाँ से आती है? आपकी एजुकेशन अगर मास्टर्स के आसपास है, आपके पास 3 से 5 साल का अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। इन 3 फैक्टर्स को देखने के बाद चौथा फैक्टर आता है, आपके पास अच्छा ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कनाडा में डिमांड में है, यूएस में डिमांड में है। अगर यहाँ पर डिमांड में अगर आपका ऑक्यूपेशन, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलना बिल्कुल आसान है। उसके लिए हम आपको प्रोफेशनली हेल्प करते हैं, आपको नेविगेट हम कराते हैं। 100 से ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में। हम उन सारे प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट हैं। तो आप जब हमारे पास आते हैं तो हम एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें आपकी सारी एक क्वेश्चनर लेते हैं, जिसमें 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं। वो हम पहले सारे पूछते हैं, स्क्रीन करते हैं, फिर चेक करते हैं कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो सकते हो, या कौन से प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। तो हम आपको उस पर गाइड करते हैं। 1 2 3 4 स्टेप्स होते हैं। इन पूरे 4 स्टेप्स के ऊपर हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे करके नेविगेट कराते हैं कि कैसे पहुंच सकते हो। हमारी मैं इंडिया से ग्रीन कार्ड लेके ही यूएसए जा सकती हूँ, ये पॉसिबल है? या पीआर मुझे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मुझे कनाडा जाके मिलने वाला है, ऐसा पॉसिबल है क्या? डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, आपको ग्रीन कार्ड इनसाइड यहाँ से लेकर के भी जाने का आपको अप्रूवल आ सकता है ग्रीन कार्ड का। कोई अगर आप EB-5 वीज़ा में जाना चाहते हैं, L1 में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से भी, इंडिया से भी मिल सकता है आपको। उसके लिए प्रोसेस है। कनाडा जो आप ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं परमानेंट, उसके अंदर भी टर्मिनोलॉजी है कि आपका टेम्परेरी है या परमानेंट है। टेम्परेरी ग्रीन कार्ड और परमानेंट ग्रीन कार्ड, तो उसकी भी पिटिशन्स होती हैं, हमें वो डालनी पड़ती हैं। तो कनाडा में भी अगर आप जब जाते हैं तो आपको पहले हो सकता है आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, हो सकता है वर्क परमिट पे जा रहे हैं, फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी आपको। तो इनके स्टेप्स हैं। फिर पासपोर्ट भी मिलता है आपको कुछ साल रहने के बाद। तो आपको हर प्रोग्राम के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं। उसके लिए आपको लीगल कंसल्टेशन लेनी बहुत ज़रूरी है, और लीगल कंसल्टेशन को समझना और असेसमेंट रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। तो ये लंबा क्वेश्चन है, लंबी असेसमेंट चली जाती है इसमें। लेकिन आप पूरी हेल्प करते हैं 45 से आपका, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात का डायरेक्ट जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 45 से 50 क्वेश्चन पूछूंगा, तब मैं बताऊंगा कि आप कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल होगे और कैसे आपको ग्रीन कार्ड या पीआर कार्ड मिलेगा। एक चीज स्टूडेंट्स के मन में हमेशा रहती है कि मैं अगर स्टडी वीजा लेके अब्रॉड जा रहा हूँ, तो वहां जाने के बाद क्या अपने कॉलेज टाइम के अलावा जो स्पेयर टाइम मेरे पास है, उसमें क्या मैं काम कर पाऊंगा वहां जाके, ताकि कुछ मेरे खर्चे भी निकलते रहें? तो ये पॉसिबल होता है क्या? हाँ जी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी गवर्नमेंट आपको 20 घंटे हर वीक का आपको अलाउ करती है काम करना। आप लीगली काम कर सकते हो आप। और स्टूडेंट्स जो हैं वो, हमारे जितने भी हमारे कनाडा ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स अब तक रहे हैं, सब ने ही 20 घंटे तक काम किया है। और इनफैक्ट बीच में तो गवर्नमेंट ने उनको पूरे 40 आवर्स की परमिशन भी दे दी थी काम करने के लिए, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा करके उसको बैक टू 24 आवर्स पर वीक कर दिया गया। तो जी हाँ, इसका आंसर तो यही बनता है कि काम आप कर सकते हैं उसके अंदर। और ये किस तरह का काम होता है जो स्टूडेंट्स को मोस्टली मिल पाता है? ज़्यादातर बच्चे कैफ़ेज़ के अंदर काम करते हैं, बार टेंडर बन जाते हैं, कुछ स्टोर कीपर बन जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। इस तरह की कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनके अंदर काम मिल जाता है बच्चों को। और वो फिर अपना कितना खर्च वहाँ पे निकाल पाते हैं? वो अपनी एजुकेशन का खर्च निकाल लेते हैं। जो मेहनत करता है वो अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं, कुछ सेविंग भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बिजनेस भी कर लेते हैं वहाँ पर। वो आपकी स्किल है। यानी कि अगर आप बेसिक जॉब की बात करें, कोई टिम हॉर्टन्स पे काम कर लेता है, मैकडी पे काम, KFC पे काम करते हैं, वहाँ पर जो काम करते हैं उसमें उनको लगभग 2000 से लेकर के $2500 कमा लेते हैं, साथ साथ एजुकेशन के अपनी। इंडिया में अगर मैं स्टेट आपसे समझना चाहूँ कि वो कौन से स्टेट हैं या वो कौन से शहर के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस समय विदेश जा रहे हैं, तो ट्रेंड आपने क्या देखा है? कौन सी स्टेट के लोग हैं? हमारे गुजरात के US जाते हैं बहुत, कनाडा जाते हैं बहुत, पंजाब के लोग भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, माइग्रेट होते हैं। हर सिटी जा तो देखिए हर स्टेट से रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, केरला से लोग दुबई जा रहे हैं, क्योंकि केरलाइट्स जो होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वेल रेड होते हैं, वो लोग एजुकेटेड
हैं वो लोग, लेकिन 6 बैंड 6.5 बैंड्स के आसपास की इंग्लिश रहती है लगभग लोगों की। तो उनके लिए बेस्ट कंट्री टू माइग्रेट हो जाती है दुबई, फेवरेट है केरलाइट्स के लिए। अब पंजाबीज के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी है, गुजरातीज के लिए कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, और यूएस नंबर 1 पे है गुजरातीज की चॉइस, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे हरियाणा के लोग भी बहुत अभी माइग्रेट हो रहे हैं। हरियाणा के लोग ज़्यादा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो रहे हैं। हरियाणा के बहुत सारे लोग यूएस भी पहुंचे, जो कि पैनामा के जंगलों के थ्रू होते हुए पहुंचे, लेकिन जो वापस भी आ गए। हाँ। तो सभी स्टेट्स के अंदर ही इस समय है कि माइग्रेशन तो चल रहा है। क्या बिना इंग्लिश टेस्ट दिए भी पॉसिबल है कनाडा जाना, यूएसए जाना? देखिए, इमिग्रेशन प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। विजिट वीज़ा के लिए कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा जा रहे हैं तो उसके अंदर 6 बैंड्स की इंग्लिश चाहिए होती है। आपका आइल्स का एग्जाम होता है, 6 बैंड्स की इंग्लिश चाहिए। उसके अंदर 50 to 60% आपके मार्क्स कम से कम हों अपनी एजुकेशन के अंदर, 12th में या ग्रेजुएशन के अंदर। डिपेंड करता है कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। हर कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे 50% प्लस का बच्चा चाहिए, या मुझे 60% का प्लस का बच्चा चाहिए, मुझे 90% प्लस का बच्चा चाहिए। 50-60% प्लस वालों का भी एडमिशन हो जाता है? हाँ, 50-60 का भी हो जाता है। इंडिया में तो बड़ी मुश्किल से होता है। वो देखो, वो कहते हैं कि सभी का ए ग्रेड में नहीं होता, फिर बी ग्रेड भी आते हैं, सी ग्रेड भी आते हैं। कॉलेजेस सब लोगों के लिए अवेलेबल है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, हाईली क्वालिफाइड के लिए भी, कंपेटिटिव भी हैं। तो सबका लेडी श्री राम कॉलेज में नहीं होता, ठीक है, एलएसआर में नहीं होता, लेकिन अदर कॉलेजेस हैं जिनके अंदर उनको फिर सेकंड चॉइस मिलती है। तो कनाडा में भी ऐसा ही होता है कि कॉलेज की रैंकिंग है, टॉप 10 में जगह जाएंगे आप, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाएंगे तो उसी तरह का कंपटीशन है। और अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई खास कंपटीशन नहीं है, खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपका 60% पे भी हो जाता है एडमिशन। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 50% के ऊपर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। ऑलराइट। और इन सारी चीज़ों में मुझे जो हेल्प की ज़रूरत है वो आपके साइड से प्रोवाइड की जाती है? हम प्रोफेशनल कंसल्टेशन देते हैं, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको, आप कैसे अप्लाई करेंगे वीज़ा, प्रूफ ऑफ फंड्स क्या चाहिए। बस ये कुछ चीज़ें बतानी होती है, गाइडेंस देनी होती है। और राइट प्रोग्राम कौन सा बन सकता है। स्टडी वीज़ा में कोर्स सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्रीवियस एजुकेशन को देखते हुए या प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए कोर्स सिलेक्शन देना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अब आप हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना चाहते हैं कनाडा में, तो आपका रिजेक्शन की चांस है आपके वीज़ा के। लेकिन अगर आपने बीकॉम किया है और आप एमबी के लिए जाना चाहते हैं तो एक रिलेवेंसी आ जाती है, तो उसके अंदर आपके सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपका कोर्स सिलेक्शन जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से होना चाहिए, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए। इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होता है? ब्लू कॉलर जॉब्स का मतलब है कि छोटी मोटी नौकरियां, कहीं पर भी काम कर रहे हैं। कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई प्लम्बर है, कोई सफाई कर रहा है, क्लीनर है, ये सब ब्लू कलर जॉब्स हैं। और वाइट कलर जॉब्स हैं जो आप ऑफिस में करते हैं, सूट टाई लगा कर भी करते हैं। हाँ। वो हमारी वाइट कलर जॉब्स हैं। ये डिलीवरी बॉय वाली जो जॉब होती है वो ब्लू कॉलर में आती है? ब्लू कॉलर में ही आएगी वो जॉब। अगर मैं डिलीवरी बॉय वाली जॉब की बात आपसे करूं तो इंडिया में अभी कितना डिलीवरी बॉय कमा रहा है, और वो अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, वो अगर कनाडा पहुंच जाए तो वो कितना कमाने लगेगा? वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ का जो मिनिमम वेज है 18 से 19 हज़ार रुपये है इंडिया के अंदर। कनाडा के अंदर मिनिमम वेज है आपका 2 लाख रुपए के आसपास है, तो सीधा 10 गुना का फर्क होता है। हाँ। और कनाडा के अंदर डिलीवरी ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा कमाएगा, लेकिन लगभग 2 से 3 लाख रुपए तो डिलीवरी बॉय कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कमाता ही कमाता है। कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं, इसलिए कम से कम बता रहा हूँ ताकि जनता ये ना बोले अरे इतनी कमाई तो नहीं है। ये तो मिनिमम बताया 5 लाख 6 लाख भी जाती है। ऑलराइट। और अगर कोई वहां जाके ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है अब्रॉड में, तो इसकी कितनी संभावना होती है कि वो कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद अपनी फैमिली को भी वहां पे बुला सकता है? हर कंट्री के इमिग्रेशन प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए स्पाउस वीज़ा लगता है। स्पाउस वीज़ा के लिए आपकी कितनी इनकम है ये दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। आपका वीज़ा स्टेटस क्या है ये दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। आपका जॉब कोड क्या है, ऑक्यूपेशन कोड क्या है, ये भी डिपेंड करता है। कनाडा के अंदर आप अपने स्पाउस को आज की डेट में नहीं बुला सकते अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है ना, उनके टियर कोड हैं 0 या 1 में नहीं आता है। अगर आप या तो बड़ा आप प्रोफेशनल नहीं हो या फिर आप एक मैनेजर नहीं हो, तब आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। या फिर आप अपने स्पाउस को तभी बुला सकते हो जब आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो, तब आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। कुछ ऑक्यूपेशन की लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एनओसी कोड, ऑक्यूपेशन। और कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्टेड भी किया हुआ, उसकी लिस्ट है, उसकी जानकारी हम अपनी कंसल्टिंग में देते हैं जब भी कोई प्रोफाइल आती है तो।
कुछ अगर मैं बहुत आपसे रैंडम पूछूं, लाइक हमने ब्लू कॉलर जॉब की बात की, उसमें प्लम्बर है, डिलीवरी बॉय है, तो ये क्या अपनी फैमिली ले जा सकते हैं? लिस्ट में आते हैं ये? इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं लेके जा सकते, लेकिन पीआर होने के बाद बुला सकते हैं। एज ए वर्कर नहीं बुला पाएंगे, लेकिन जब पीआर हो जाएंगे उसके बाद बुला सकते हैं। और उसमें भी पूरी आपके साइड से हेल्प दी जाती है इन लोगों को? हम बेसिकली जो डील करते हैं वो डील करते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के अंदर, हाँ। पढ़े लिखे लोगों के साथ, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हम इस तरह के लोगों में डील करते हैं। हम इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर में डील नहीं करते वैसे। ये तो आपके पॉडकास्ट के लिए हम नॉलेज दे रहे हैं दुनिया को। हाँ। हमारी ऑडियंस वो नहीं है जिनके साथ हम डील करें। आप मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज में जाने के तरीके कितने हैं? तरीके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। आप कौन से प्रोग्राम के अंदर फॉल करते हो उसके लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप विजिट वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हो, वर्क परमिट के थ्रू जाना चाहते हो, पीआर के थ्रू जाना चाहते हो, बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू जाना चाहते हो, हर एक क्लास के लिए एक प्रोग्राम बना है। स्टडी डिपार्टमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीज़ा बना हुआ है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस इमिग्रेशन वाले अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, वर्क परमिट वाले पीआर कर रहे हैं। किसी को पता नहीं कि मेरा एक्चुअल राइट प्रोग्राम क्या है। तो स्टडी वीज़ा, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए कंट्रीज ने स्टडी वीज़ा बनाया है। बिजनेस करने वालों के लिए जिनकी 40, 45, 50 है, उनके लिए बिजनेस इमिग्रेशन एंटरप्रेन्योर पाथवे बने हुए हैं। जो लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, उनके लिए वर्क परमिट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। और जिन लोगों की हाई डिमांड है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हुए वर्ल्ड वाइड, उनके लिए डायरेक्ट पीआर की भी प्रोग्राम्स अवेलेबल है। तो आपकी प्रोफाइल क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके ऊपर एक असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। फिर एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट में बताया जाता है कि आप किस किस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। वहाँ प्रोग्राम से शॉर्टलिस्ट किया जाता है कौन सा आपके लिए सूटेबल प्रोग्राम है, तब चॉइस की जाती है। डन। थैंक यू सो मच सर। आपने, मुझे लगता है जितना भी ABC से लेके Z तक जितनी भी नॉलेज इमिग्रेशन की है वो मेरे व्यूअर को आज दी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है बहुत कमाल की है। आप कुछ कहना चाहते हैं, सर को थैंक्स भी बोलना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो भी लिखना है वहां पर लिखिए। सवाल कोई पूछना है तो वो भी आप जरूर पूछिए, लेकिन आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शालिनी जी, अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को समझ में आए कि इमिग्रेशन क्या होती है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कैसे आपको अपनी इमिग्रेशन प्लान करनी है, एप्लीकेशन कैसे प्लान करनी है, वहाँ पे जा करके क्या चैलेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर। देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको अपने स्किल के साथ, अपनी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री के अंदर पहुँचना भी आसान नहीं है, वहाँ पर रहना भी आसान नहीं है। ये ज़िंदगी ही आसान नहीं है। ये जिंदगी है, दौड़ते रहने का नाम है। हमेशा दौड़ते रहना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ दौड़े, कहीं और दौड़े। कहीं पर हवा अच्छी मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी, बस इतना सा फर्क है। हवा अच्छी चाहिए तो मूव हो जाइए। हमें कांटेक्ट करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिटेल के अंदर मैडम मिल जाएंगी, शालिनी जी ने दे दिया होगा। और विल सी यू इन माय ऑफिस। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।